बांग्लादेश के ऊपर हमारी जो मेगा कवरेज है वो जारी है। बांग्लादेश के ऊपर जो पत्रकारिता के हिसाब से जो कुछ वहां से बताया जा रहा है, जो नहीं बताया जा रहा है, सारी बातें हम आपको समझाएंगे। बांग्लादेश में इस वक्त जो मुख्य तौर पर हो रहा है वो हिंदुओं को ऊपर वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरों में हमला किया जा रहा है, हिंदुओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को जलाना, बहन बेटियों के साथ अभद्रता की जा रही है। और काफ़ी ऐसी खबरें हैं जो कि अभी तक आप तक पहुंच भी नहीं पा रही है, क्योंकि इस वक्त वहां पर हालात बेहद खराब हैं। कट्टरपंथी, चरमपंथी क्या कुछ वहां पर कर रहे हैं, इसकी खबर अब धीरे धीरे ही अपडेट के साथ आएगी। तो बांग्लादेश के हालात पर बैठक जो है वो आपको बता दें, इस वक्त अपडेट आपको बता दें वो जारी है। संसद में अहम बैठक जारी है, संसद में गृह मंत्री, विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। तो बांग्लादेश पर आपको बताएं, विदेश मंत्री ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। और बांग्लादेश में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश भारत सीमा पर अलर्ट जारी है और हम बांग्लादेश में भारतीयों के संपर्क में हैं। साथ ही साथ बीएसएफ को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। करीब 9,000 छात्र बांग्लादेश में मौजूद हैं भारत के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिंसा जारी है। अधिकांश छात्र जून में ही लौट आए थे। शेख हसीना अभी भी आपको बताएं भारत में मौजूद हैं। शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये सब कुछ हुआ था। ये 4 विंडोज आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक जगह यहाँ पर हिंदुओं पर हमला है जो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और राधा रानी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर इन आतंकवादियों ने, इन इस्लामवादियों ने वहां पर हमला किया था, मंदिरों में तोड़फोड़ किया है। शैतानी बुद्धि यही करती है और उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। फिर से ये बांग्लादेश का मौजूदा दृश्य जो है वो आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं का हाल कितना बुरा है, घरों को चुन चुन कर वहां पर आग के हवाले किया जा रहा है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच, इस उत्पात के बीच ये चरमपंथियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को ये मौका मिला है हिंदुओं पर हमला करने का। हालात पर नजर भारत सरकार की तो है ही। सर्वदलीय बैठक जो थी वो हुई है, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे थे और बॉर्डर पर जिस तरीके से हमने कहा था चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। बीएसएफ जो है वो अलर्ट है, क्योंकि अगर वहां पर हिंसा ज्यादा होती है तो उसका असर कहां पर हो सकता है ज्यादा। सबसे करीब भारत है, पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। तो भारत में अस्थिरता जो बांग्लादेश में चल रही है उसकी अस्थिरता की यहाँ पर झलक ना देखने को मिल जाए, शरणार्थी भारत में ना आए। और जो जेलों से रिहा नहीं भाग के निकल चुके हैं, कितने ही कैदी वहां से जेलों से भाग के निकल चुके हैं, 500 से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है। और अब वो कहां जा सकते हैं, इसलिए भारत जो है अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अभी ये देखिए और तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और ये देखिए सेना के हाथ में एक तरीके से इस वक्त कमान है। और भारत में शेख हसीना जो हैं वो, आपको कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, वो खबर भी बताई थी जहां पर हिंडन वो पहुंची थी। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130J एयरक्राफ्ट में, जो कि आर्मी का एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, उसके जरिए वो भारत में आई, हिंडन वो पहुंची और भारत ही उन्होंने चुना, क्योंकि भारत ही एक सच्चे मित्र के रूप में प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए उनको नजर आया। तो ये भारत सरकार की तरफ से भी एक सराहनीय पहल है कि एक प्रताड़ित को जगह दी गई, क्योंकि अगर शेख हसीना वहां पर रहती तो उनका असैसिनेशन हो जाता, उनकी हत्या वहां पर हो सकती थी। और उसी के चलते ये फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया, उनको आने की अनुमति दे दी गई। बहुत शॉर्ट नोटिस में ये सब कुछ हुआ। अब आगे वो कहाँ जाती हैं, इस पर यह भी कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अभी हम उनको थोड़ा समय देंगे कि उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आगे उनको क्या करना है। ये शेख हसीना जी को उनको खुद डिसाइड करना है, उनको खुद इसका फैसला लेना है, उसी के लिए उनको समय दिया जाएगा। About recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year.
There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minority चलिए, तो आपने देखा है जयशंकर के द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ पर स्थिति बेहद ख़राब है, पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। हालात ऐसे थे कि शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा। हालात अभी भी वहाँ पर अस्थिर हैं और वहाँ पर रहने लायक स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के द्वारा नज़र जो है वो बनाई जा रही है। इसी पर और जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश कुमार जी, इसको देखते हुए कल से लेकर आज तक आपको क्या लगता है, क्या बदलाव है? शेख हसीना क्या फैसला लेने वाली हैं? लेकिन और अस्थिरता को लेकर खास तौर पर, क्योंकि छात्रों का नाम लेकर वहाँ पर कट्टरपंथ, चरमपंथ, आतंकवाद, ये सब कुछ पनप रहा है और एक मुखौटा वहाँ पर पहना दिया गया उसको, केवल छात्र आंदोलन का। वामपंथी मीडिया भी लगा हुआ है हर तरफ कि इसको एक छात्र संगठन का आंदोलन और एक क्रांतिकारी आंदोलन बताना और शेख हसीना भाग गई, ये सारी बातें कहना। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ इन सारे प्रोपोगेंडाओं को, इन छल छलावों को समझता है और सच्चाई को बेहतर ढंग से अपने दर्शकों तक पेश करता है। तो ये जो छल चल रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में मुकेश जी। शिवम, देखिए, दो चीज़ें जो है वो कल से आज तक जो चीज़ें हुई हैं उन डेवलपमेंट पे अगर आप देखें और आज जो स्टेटमेंट विदेश मंत्री ने संसद के भीतर में दिया है, वो स्टेटमेंट को आप देखें तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको साफ हो जाएगी। आज विदेश मंत्री ने जो संसद के भीतर में बयान दिया है, ये बयान जो है सुनने में आपको लगेगा कि बहुत ही सामान्य बयान है, उन्होंने केवल स्थिति की जानकारी दी है। लेकिन डिप्लोमेटिक भाषा में अगर आप देखें अगर इस पूरे बयान को, तो ये काफ़ी, मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट काफ़ी हार्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें कही। देखिए, एक तो हिंदुओं की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्होंने ये स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और ख़ासतौर पर बांग्लादेश को ये संदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है, उनके ऑफिसेस को, उनके व्यापारिक ठिकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये संदेश दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदेश एस जयशंकर ने संसद से दिया है वो ये कि जो तख्ता पलट हुआ है, जो शेख हसीना को वहाँ पर इस्तीफा देकर के जाना पड़ा और जिस आंदोलन को बहाना बनाया जा रहा है, वो आंदोलन सामान्य छात्र आंदोलन नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो आंदोलन था वो शेख हसीना को हटाने को टारगेट करके किया गया था। इसका मतलब ये निकलता है कि यह जो आंदोलन था वो सामान्य आंदोलन, छात्रों का आंदोलन नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल आंदोलन था जो शेख हसीना को हटाने के लिए किया गया था। तो ये जो दो मैसेज है, ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और बांग्लादेश को अब जो है, जो भी सेना की सरकार हो, चाहे जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको भारत के इस बयान को ऑफिशियली देखना पड़ेगा और इस बयान के आलोक में उन्हें अपने एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है और अगर इंटरिम गवर्नमेंट उसे रोकने में सफल नहीं होती, तो फिर इंटरनेशनल समुदाय को जो है इसमें हस्तक्षेप करना होगा। यूनाइटेड नेशन भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। भारत ने उसकी नींव जो है आज रख दिया है संसद में। ये एक बात है। और दूसरी बात जो चिंता वाली बात है यहाँ पे, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाया जा रहा, मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि बना दिया गया है, क्योंकि उसके सलाहकार मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है, जो कि अर्थशास्त्री हैं और बांग्लादेश के एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री जो नोबेल प्राइज जिनको मिला है, तो उनको बुलाया गया था। और
इनके शेख हसीना के इस्तीफा के पहले भी यूनुस जो है वो अमेरिका से बांग्लादेश आ गए थे और इसी से आशंका एक बनी थी कि यह जो पूरा घटनाक्रम है बांग्लादेश में जो तख्ता पलट की कार्रवाई हुई है इसमें कहीं ना कहीं CIA का हाथ जो है हो सकता है। और यूनुस को लेकर के, यूनुस के आने के बाद और उनको जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट का जो सलाहकार नियुक्त किया गया, इससे साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं CIA और अमेरिका का हाथ है। दो चीज़ों को देखिए शिवम, जब ये चीज़ें जब सामान्य हो रही थी, जब जनवरी में चुनाव हुए थे 2024 में, तो 224 सीटें लेकर के शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो है वो सत्ता पर काबिज होती है। और ऐसी सरकार को अगर अमेरिका या किसी दूसरी बाहरी शक्तियों के इंटरफेरेंस के बाद से अगर हटाया जाता और ऐसी सरकार को अगर सेना हटाती वहां पर, तो जो जनता थी वो खुद सेना के खिलाफ सड़क पर आ सकती थी। इसके लिए जो है ये पूरी जो साजिश है वो रची गई कि सेना को हीरो बना करके पेश किया जाए। आप अगर शुरू से लेकर के आखिरी तक देखेंगे तो इसमें आपको ये लगेगा कि सिचुएशन को पहले जो है खराब होने दिया गया, सिचुएशन को पहले वर्स्ट होने दिया गया और उसके बाद जो स्थिति है उसको पुलिस प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर को अनियंत्रित होने दिया गया और ऐसा अनियंत्रित होने दिया गया कि पुलिस उसको कंट्रोल ना कर सके और सारी चीजें जो है सेना के बाद ही जो है सेना ही उसको नियंत्रित करे और ऐसी स्थिति पैदा हुई। हालांकि जो आंदोलन, जिस आंदोलन को बहाना बनाया जा रहा है वो आंदोलन खत्म हो चुका था। जो छात्र नेताओं की जो मांग थी वो मानी जा चुकी थी, छात्र नेता संतुष्ट हो चुके थे, आंदोलन खत्म हो चुका था। लेकिन आंदोलन के पीछे जो लोग थे, जैसे इसलिए जो एस जयशंकर का बयान है, इसी आलोक में आपको इस बयान को समझना होगा कि आंदोलन खत्म होने के बाद से जिस तरीके से उसमें अवामी लीग के खिलाफ जो है जमायत इस्लामी का उसमें के स्टूडेंट विंग का जिस तरीके से इसमें पदार्पण होता है, उसके बाद PNP और जो जमायत इस्लामी है, इन दोनों के बीच में समन्वय होता है, जो कि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, विचारधारा। बिल्कुल मुकेश जी, हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन पर भी जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़े हुए हैं और कर्नल शिवदान जी भी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, फॉर्मर डिप्लोमेट और एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट भी। सुरेश कुमार गोयल जी, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, अगर इसको डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, दोनों तरफ से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है जो शेख हसीना का फैसला था सबसे पहले देश को छोड़कर जाना, वो सही था? क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने वहां की सत्ता को संभाला। क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी आशंका जताई जा रही है? जैसा भी मुकेश जी भी कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का हाथ हो सकता है, CIA की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर क्या रहेगा? जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा कि ये आंदोलन बेशक शुरू हुआ एक तरह से छात्रों के प्रदर्शन के रूप में, जो कि अपने कोटे हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी चालू रहा और उनकी मांग जो है वो कोटा हटाने से तब्दील होकर के बन गई कि शेख हसीना को हटाना है। ये तो क्लियरली जो पिछले कुछ दिनों से जुलाई में जो आंदोलन शुरू हुआ वो किसी भी रूप में शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी उसका उद्देश्य ये रहा होगा और आखिर पिछले 2-3 दिनों में तो बिल्कुल साफ हो गया कि उसका उद्देश्य जो है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा थी और वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं दे रही थी। तो वो भी चाहते थे कि वहां पर उस टाइम पर इलेक्शन के दौरान पर सत्ता में तब्दीली आए, जो नहीं आई। तो ये कहना मतलब कि अटकल लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा कि किसी भी तरीके से अगर सेना का उनका मतलब कि सत्ता से हटा दिया जाए तो उनका हाथ हो सकता है ये।
बहरहाल अभी जरूरत इस टाइम की ये है कि हमारे लिए बांग्लादेश जो भी सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ है, मेरे ख्याल है शेख हसीना के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वहां से निकला जाए। लेकिन इसके उनके निकलने के बाद में हमें देखना ये है कि बांग्लादेश जो 1971 में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के ऊपर निकला और जो पाकिस्तान की जो टू नेशन थ्योरी थी उसको चैलेंज किया गया, तो हमारे लिए जरूरी बांग्लादेश जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंट्री है उसमें शांति स्थापित हो और हमारे जो हित है वहां पर उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये फ्यूचर की बात है लेकिन जरूरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। शिवदान जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कर्नल शिवदान जी, मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब शेख हसीना वहाँ से निकली तो उनके पास 3 बैग थे। कहा ये भी जा रहा है कि उसकी भी अनुमति तब दी गई जब सेना ने जांच किया, सब कुछ फौज की निगरानी में हुआ। अगर अब वहाँ पर सरकार आती भी है तो क्या इसको डिक्टेटर सरकार ही कहा जाए, डिक्टेटरशिप ही कहा जाए, या फौज के नियंत्रण में ही सरकार को कहा जाएगा? शिवदान जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, इसमें सत्ता परिवर्तन में बांग्लादेश में। तो जिस प्रकार पाकिस्तान की सरकार सेना के इशारे पर काम करती है, वहां बांग्लादेश की सरकार आर्मी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बांग्लादेश में भी सेना की इशारे पर ही वहां की सरकार को काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम देकर के देश से निकाला है, उससे सेना ने पूरे बांग्लादेश में सिद्ध कर दिया है कि पूरे बांग्लादेश में सेना का कितना दबदबा है। और इसी प्रकार से उसने ये सब पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर हुआ है और उसने इस प्रकार से अब नई सरकार हालांकि नाम मात्र के लिए बनेगी जैसे पाकिस्तान बनती है, मगर वो सेना के इशारे पर ही काम करेगी जैसा पाकिस्तान के होता आ रहा है। बड़े दुख की बात है कि हमारे एक पड़ोस में पहले से ही सेना का नियंत्रण में थी सरकार, अब बांग्लादेश के अंदर भी सेना के नियंत्रण में ही सरकार रहेगी और उसी प्रकार से भारत में आतंकवादी गतिविधियां सेना कराएगी। बिल्कुल जैसा बिल्कुल शिवदान, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार इसी पर मेगा कवरेज और मेगा चर्चा जारी रखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है क्योंकि हालत उनकी वहां पर खराब है। हमला किया जा रहा है, उनके जो बिजनेसेस हैं उस पर आक्रमण किया जा रहा है, दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, ये तमाम खबरें आ रही हैं। वेरीफाई करते करते हम रोज़ आपको जितना भी हमें मटेरियल मिल रहा है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वेरीफाई होने के बाद। मुकेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। अब सत्ता परिवर्तन ही इसको कहा जाए या फिर जैसा कि मेरा प्रश्न था कि भाई फौज के नियंत्रण में ही सरकार रहेगी, जो कि कर्नल शिवदान जी कह रहे थे इनडायरेक्टली फौज ही कंट्रोल करेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं, क्लैरिटी क्या मिल पा रही है? क्योंकि मुजीबुर रहमान जिनको यह क्रेडिट दिया जाता है कि भाई उन्होंने लिबरेट कराया था, उन्हीं की तो मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, शेख हसीना से रिश्ता बता के उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इतने घृणित समाज में कौन सी सरकार टिक सकती है? शिवम, ये सवाल मुझसे है? हाँ बिल्कुल आपसे। शिवम देखिए, जो नेशन ऑफ फादर है, नेशन ऑफ फादर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है वहाँ पर, इसलिए समझा जा सकता है कि सेना का महत्व क्या हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन पहली बार बांग्लादेश में नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में हुई। आज से 3 दशक पहले की अगर आप बात करें तो 1990 में जब इस तरीके का मसला हुआ था, तब जो नियम है, जो बांग्लादेश का जो संविधान है, वो ये कहता है कि 90 दिन के भीतर में जो है आपको एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनानी होगी और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 120 दिनों के भीतर चुनाव करा करके सत्ता जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई होगी उसको हस्तांतरित कर देगा। और ऐसा पिछली बार हुआ था। लेकिन साथ में इसमें नियम ये भी है कि जो लोग इंटरिम गवर्नमेंट में होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। और मोहम्मद यूनुस को जो अभी बुलाया गया है सलाहकार के रूप में, उनके नेतृत्व में क्या बनता है वो देखने वाली बात होगी। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है शिवम कि 120 दिन के भीतर में जो सरकार बनाने की जो डेडलाइन है उसको सेना मानती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है, ये मुद्दा है क्योंकि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार को भी इस बात का पता है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस बात की पुष्टि हो रही है। लेकिन सरकार हर मामले पर, हर कदम पर जो भी कुछ वहां पर घट रहा है नजर बनाए हुए। इसमें प्रतिक्रियाएं आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो भी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं। तंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी, विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के,
महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, संजय राउत की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई, तो अलग पक्ष अलग प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई अपनी राय यहां पर रख रहा है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कौन जानेगा, कौन बोलेगा। भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए।